हेलो एवरीवन, वेलकम टू पढ़ ले 11th जेईई नीट चैनल। आई होप बेटा आप सारे बच्चे बहुत अच्छे हैं एंड बहुत अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। लास्ट क्लास में मैं मिली थी आपके साथ और मैंने स्टार्ट करवाया था एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर दैट इज सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। हमने बहुत सारा पार्ट उसमें कंप्लीट किया था। हमने इंटरफेस पढ़ा था, हमने बेटा माइटोसिस के बारे में पढ़ा था, हमने क्यूसेन स्टेज के बारे में पढ़ा था और ये सारी चीजें साथ में बेसिक कॉन्सेप्ट भी जाना था। लेकिन अब क्या बारी है, अब जाना है मियोसिस के बारे में। तो पहले बेटा बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि मैम क्या ये क्लासेस नीट के लिए भी सफिशिएंट है। यस बेटा, ये क्लासेस बोर्ड्स एंड नीट दोनों के लिए है। मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर आप लोग क्लास 11 के लिए ये टॉपिक देख रहे हैं तो यू मस्ट नो कि ये चीजें आपसे पूछी जाती हैं प्रैक्टिकल में। प्रैक्टिकल में आपको स्लाइड्स दिखाई जाती हैं, उस पर आपको डिस्क्रिप्शन लिखनी होती है और वाइवा में अगर कोई खतरनाक सा टीचर आ गया तो वो बहुत डीप पे आपसे क्वेश्चन पूछता है। तो मेरी इन क्लासेस में कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा तो आप उसे आंसर करने के लिए रेडी रहेंगे। दूसरी चीज बच्चों, यहाँ पे नीट से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2 क्वेश्चंस कम्स इन नीट एग्जाम फ्रॉम दिस चैप्टर। और टॉपिक्स मैं आपको बताती हूँ, ज्यादातर अगर आप देखेंगे लास्ट 15 ईयर्स के जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स हैं तो बेटा 2 टॉपिक से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक तो आपका G1 S और G2 फेस। ये इंटरफेस में आपको बिल्कुल अच्छे से पता होना चाहिए कि कौन सी चीज एग्जैक्ट कहां पे होती है। क्वेश्चन स्टेज से भी क्वेश्चन आते हैं एंड देन बेटा मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज जो हम टॉपिक करेंगे लेक्चर नंबर 2 में, दैट इज मियोसिस। इस टॉपिक में से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और दैट इज प्रोफेज 1 में से खूब सारे पूछे गए हैं। मैच द फॉलोइंग के फॉर्म में सबसे ज्यादा पूछे गए हैं या फिर नॉर्मल एमसीक्यू जो आते हैं ABCD उससे भी पूछे गए हैं। सो नाउ लेट्स स्टार्ट बेटा टुडेज क्लास। एंड यहाँ पे जो बच्चे मुझे नहीं जानते हैं उनके लिए मैं फट से यहाँ पे बता दूं, बच्चे मैं हूँ शिवांगी शर्मा, आपकी बायोलॉजी टीचर, और मैं आपको पढ़ाऊंगी 11th 12th एंड नीट एग्जाम के लिए। नाउ हम यहाँ पे कैसे पढ़ते हैं, हम सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स को भी जानते हैं और हम यहाँ पे एक एक इम्पॉर्टेंट चीज को भी मार्क करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए कि मेरे लिए सारे स्टूडेंट्स बराबर हो, कोई बिलो एवरेज, एवरेज और टॉपर मैं इनमें कैटेगराइज नहीं करती। जब तक आपको सारे कॉन्सेप्ट्स नहीं आते देन ही बेटा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं और तब समझ में आता है कि हम कितना जानते हैं। सो फॉर मी ऑल स्टूडेंट्स आर सेम और हम सारे स्टूडेंट्स के हिसाब से मेरी ये क्लासेस हैं। सो प्लीज बच्चे पूरी क्लास को ध्यान से देखेंगे और अच्छे से पढ़ाई करेंगे और नोट्स भी बनाते रहेंगे। और एक और चीज, NCERT रीड जरूर करिएगा क्लासेस के बाद। नाउ हमने बेटा इस चैप्टर की जब लास्ट क्लास में शुरुआत की थी तो हमने इतना पार्ट को कवर कर लिया था, फेजेस, इंटरफेस और माइटोसिस। आज हम ये वाला पार्ट करने वाले हैं, चेक पॉइंट्स, इनहिबिटर एंड मियोसिस। अब ये जो सिग्निफिकेंस है ये भी लास्ट क्लास में कवर हो गया था। सो जैसा मैंने कहा, अब अगर मैं क्वेश्चन डिस्कस करूं तो ये बेटा यस इट इज इक्वली इंपॉर्टेंट, इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दैट इज योर चेक पॉइंट। इनहिबिटर्स में से इतने क्वेश्चंस नहीं आते लेकिन ये कहीं ना कहीं किसी और चैप्टर से आपका लिंक होता है। नाउ इफ आई टॉक अबाउट मियोसिस तो यहां पे हम पढ़ेंगे प्रोफेज 1 और ये यार 5 6 10 15 16 17 स्टार लगा दो क्योंकि ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए तो क्लास को आगे से बढ़ने से पहले एक बार बच्चे हम रिवाइज करते हैं, हमने लास्ट क्लास में क्या क्या देखा था एक ही मिनट के अंदर। सो नाउ फटाफट से देखते हैं, 1 शॉट में हम लोग 1 मिनट में हम लोग देखते हैं कि हमने क्या पढ़ा था। सो नाउ सबसे पहले वी टॉक्ड अबाउट इंटरफेस, जिसे हम प्रिपरेटरी फेज कहते हैं, जो सेल साइकिल का 95% टाइम खाता है। और यहाँ पे बेटा सेल प्रिपेयर कर रहा है, यहाँ पे सारा एनर्जी, ATP, प्रोटीन्स, DNA की रेप्लिकेशन, ये सारी चीजें होंगी। ठीक है, चलिए उसके बाद बच्चे हमने पढ़ा था प्रोफेज। अब यहाँ पे एम फेज स्टार्ट होगा जहाँ पे सेल एक्चुअली डिवाइड करेगा। और सेल जब एक्चुअली डिवाइड करेगा तो पहले तो न्यूक्लियस डिवाइड होगा, फिर आपका साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा। सो प्रोफेज में क्या होता है, आपका जो क्रोमैटिन है वो धीरे धीरे कंडेंस होना स्टार्ट हो जाएगा, वो धीरे धीरे क्रोमोसोम बनाना स्टार्ट कर देगा।
और उसके बाद धीरे धीरे सेंट्रियोल भी जरा सा दूर दूर जाने लग गए हैं। एट द एंड ऑफ प्रोफेज टोटल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो जाएगा, न्यूक्लियोलस गायब हो जाएगा, सेल ऑर्गेनेलीज डिसअपियर हो जाएंगे, और जो सेंट्रियोल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाहर था वो स्पिंडल बनाना शुरू करेगा। अब इसको ज्वाइन करना है ना क्रोमोसोम में, सो इसीलिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी गायब हो गया। देन बेटा मेटाफेज की बात करें तो भले ही कंडेंसेशन प्रोफेज में स्टार्ट हो गई थी, लेकिन सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे क्रोमोसोम सारे क्रोमैटिड के साथ तुम्हें मेटाफेज में दिखते हैं। एंड इट इज द बेस्ट स्टेज जहां पे आप देख सके ब्यूटिफुली द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। यहां पे सारे क्रोमोसोम एक इक्वेटोरियल प्लेट में आ जाएंगे। एंड देन बेटा एनाफेज, इक्वेटोरियल प्लेट में आपके क्रोमोसोम है और सेंट्रियोल आपके ऑपोजिट प्लेट पे है, ऑपोजिट पोल्स पे हैं। ये सेंट्रियोल में से स्पिंडल फाइबर अटैच कर चुके हैं काइनेटोकोर को मेटाफेज में ही। तो एनाफेज में क्या होगा, ये स्पिंडल फाइबर शॉर्टन होंगे और बच्चे ये आपके क्रोमोसोम के क्रोमैटिड्स को सेपरेट करेगा। नाउ दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम इन द एंटायर योर सेल साइकिल जहां पे सबसे पहले क्रोमोसोम डबल हो रहे हैं क्योंकि सेंट्रोमियर टूट रहा है। एंड फाइनली उसके बाद आएगा टीलोफेज, जब क्रोमोसोम चले गए ऑपोजिट पोल पे वो क्रोमैटिन बन जाएंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ऑर्गेनेलीज, ये सब कुछ, न्यूक्लियोलस वापस आ जाएगा, साइटोकाइनेसिस शुरू हो जाएगी और फाइनली साइटोकाइनेसिस में आपके 2 सेल बन जाएंगे। अगर ये प्लांट सेल होगा तो सेल प्लेट बनेगी, अगर ये एनिमल सेल होगा तो फारो बनेगा बाहर से अंदर। सो देखिए बेटा, ये हमने देखा था। अब मान लीजिए मेरा एक सेल है, तो देखिए कैसे प्रोफेज में ये क्रोमोसोम बना और लास्ट प्रोफेज में आपका ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। सो देखिए बेटा, प्रो मेटाफेज यानी मेटाफेज के शुरुआत में ही ये गायब और ये आपके स्पिंडल फाइबर बन रहे हैं। प्रॉपर मेटाफेज में ये इक्वेटोरियल प्लेट में आ गए, स्पिंडल फाइबर से काइनेटोकोर जुड़ गया। एनाफेज में क्रोमैटिड सेपरेट हो गए, ऑपोजिट पोल में चले गए और क्रोमोसोम डबल हो गए। टीलोफेज में ये 2 न्यूक्लियस अपने अपने डीएनए के साथ तैयार रहेंगे। एंड फाइनली बेटा अब साइटोकाइनेसिस स्टार्ट होगा और ये फिर सेल 2 में डिवाइड होगा, कुछ इस तरीके से। ये एनिमल सेल में दिखा रहा है, फारो बन रही है, एंड 2 cells we have got. And now let's start with the checkpoints. मियोसिस को स्टार्ट करने से पहले एक बार चेक पॉइंट्स की बात करते हैं। भाई बड़ी ही कमाल की चीजें चल रही हैं अंदर और बहुत ही बारीकियां के साथ होनी चाहिए, कोई मिस्टेक यहाँ पे नहीं होना चाहिए। तो चेक पॉइंट्स बेटा क्या होते हैं, ये देखते हैं कि क्या सारा काम सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा। सो देयर आर 3 चेक पॉइंट्स। कितने चेक पॉइंट्स हैं? 3 चेक पॉइंट है बेटा, जो यहाँ पे चेक करेंगे कि सारी चीजें सही से हो रही है कि नहीं। सबसे पहला यहाँ पे चेक पॉइंट होगा आपका G1 फेज के बाद। सो G1 और S भी इसको बोलते हैं। सो ये देखिए बेटा, ये G1 पर्पल वाला, इट इज द लॉन्गेस्ट फेज। अगर यहाँ पे कोई डीएनए में गड़बड़ है, मान लीजिए एटीपी नहीं बना, मान लीजिए प्रोटीन्स नहीं बना, तो आगे सेल को फर्दर प्रोसीड वो नहीं होगा। डीएनए में गड़बड़ है तो ऐसा डीएनए रेप्लिकेट नहीं होगा। सो यहाँ पे ये सबसे पहला है जहाँ पे चेक करता है सारे न्यूट्रिएंट्स, जहाँ पे चेक करता है ग्रोथ फैक्टर्स, यहीं पे बेटा चेक होते हैं आपके एटीपी, एंड यहीं पे डीएनए में कोई डैमेज तो नहीं है, ये भी चेक होगा। एंड देन अगर सब कुछ ठीक है तो उसके बाद वो एस फेज में आगे बढ़ेगा। हमने बेटा क्यूसेंट स्टेज के बारे में पढ़ा था कि कोई सेल को अगर डिवाइड नहीं होना है, इट एग्जिट्स द सेल साइकिल फ्रॉम द G1 और वो चला जाता है G0 फेज में, जिसे क्यूसेंट स्टेज कहते हैं। बट एक लाइन बेटा एनसीईआरटी की बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप मत भूलिएगा कि यहाँ पे सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव रहते हैं। सेल मेटाबॉलिकली यहाँ पे एक्टिव हैं, बस उनको डिवाइड नहीं करना तो वो एग्जिट हो रहे हैं। तो ये है सबसे पहला चेक पॉइंट G1 और S। अब उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट चेक पॉइंट विच इज G2 एंड M। तो G2 एंड M यानी कि G2 फेज के बाद और M फेज से शुरुआत में। तो यहां पे वो चेक करेगा कि क्या सेल का साइज ठीक है,
क्या सारे सेल ऑर्गेनेल्स बन चुके हैं, क्या हमारे ट्यूबुलिन प्रोटीन रेडी है, क्या मेरी डीएनए की रेप्लिकेशन हो चुकी है। सो तब ही उसके बाद अगर ये सारी चीजें हैं फिर ये आगे उसको एम फेज में भेजेगा। एंड तीसरा चेक पॉइंट होता है बेटा, सो दिस इज द थर्ड चेक पॉइंट जहां पे मेरा एम फेज के बाद होगा। सो द थर्ड चेक पॉइंट इज मेटाफेज एंड एनाफेज। सो मेटाफेज में सारे क्रोमोसोम इक्वेटोरियल प्लेट पे आ गए और उसमें से आपके स्पिंडल फाइबर काइनेटोकोर में जुड़ जाते हैं। अब आप सोचिए, यही स्पिंडल फाइबर तो खींचते हैं और क्रोमैटिड को अलग करते हैं, फिर एनाफेज कंप्लीट होता है। लेकिन अगर ये मेरे स्पिंडल फाइबर काइनेटोकोर से सही से नहीं जुड़े होंगे तो मेरे क्रोमैटिड अलग नहीं हो पाएंगे। और बच्चे ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्लास 12th में आप पढ़ेंगे कई सारी ऐसी बीमारियां होती है जहां पे ये क्रोमैटिड अलग नहीं हो पाते, जिसकी वजह से जब फाइनली 2 सेल बनेंगे किसी एक सेल में एक क्रोमोसोम कम रह जाएगा या 2 रह जाएंगे या किसी दूसरे सेल में वो क्रोमोसोम ज्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से जेनेटिक डिसऑर्डर होते हैं। तो फिर भी ये हुआ, कुछ नहीं कर सकते, लेकिन सेल फिर भी पूरी कोशिश करता है कि क्या ये चीज हुई कि नहीं हुई। सो यहीं पे जो आपका एम फेज मतलब मेटाफेज है, यहां पे चेक करता है कि क्या क्रोमोसोम सही तरीके से स्पिंडल से अटैच हुए हैं एंड ये इंश्योर करता है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डीएनए। यस और नो? भाई डीएनए की डिस्ट्रीब्यूशन तभी तो इक्वल हो पाएगी जब क्रोमैटिड अलग हो पाएंगे। सो ये यहाँ पे हुआ आपका चेक पॉइंट्स। ऑल राइट, प्लीज नोट दिस डाउन बेटा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एंड नाउ वी विल मूव इनटू द नेक्स्ट टॉपिक व्हिच इज द इनहिबिटर्स। सिर्फ सेल साइकिल ही हमें मतलब होती नहीं रहती, सेल को बहुत सोचना भी पड़ता है कि उसको नहीं होना डिवाइड तो नहीं होना। अच्छा, बहुत सारी चीजें होती हैं, सेल जितना नंबर डेथ हो रही है तो सेल साइकिल इसलिए भी होती है क्योंकि उनको उन सेल को रिप्लेस करना है। लेकिन रिप्लेस करने का मतलब ये नहीं है कि अंधाधुंध सेल ग्रो कर जाएंगे। सो इनहिबिशन भी बहुत जरूरी है। इनहिबिशन यानी कि रोकना भी बहुत जरूरी है सेल को डिवाइड होने से। सो सबसे पहली चीज तो यहां पे ये देखेंगे कि देयर इज नेचुरल इनहिबिटर्स इन एवरी सेल। नेचुरली भी इनहिबिशन होता है टू एंश्योर कि जो हमारा सेल बर्थ है या जो सेल डिवीजन है वो बेटा सेल डेथ के भी बराबर रहे। अब आप ये मत सोचना मैम जब बॉडी ग्रो कर रही है तब थोड़ी अगर वो सेल डेथ और सेल ग्रोथ को बराबर देखेगा तो उस हिसाब से तो नए नए सेल्स नहीं बनेंगे। नहीं बेटा, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। मैं इस चीज के रिस्पेक्ट में बोल रही हूँ कि अगर मेरे जितने सेल्स के बदले नए सेल्स आ रहे हैं तो वो ऐसा है कि उतने ही आने चाहिए, वो ऐसे अपनी मर्जी से नहीं आने चाहिए। तो सेल साइकिल में नेचुरली भी इनहिबिशन होती है, बट देयर आर सर्टेन अदर इनहिबिटर्स। सो नेक्स्ट यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कुछ इनहिबिटर्स ऐसे होते हैं जो सेल साइकिल को रोकते हैं। आप केवल 2 याद कर लीजिए, एक अजाइड्स और एक साइनाइड्स। बस इसे याद कर लो, बस इतना ही हो गया, खत्म ये टॉपिक। चलिए, एंड नाउ बेटा we'll start with the fresh topic that is meiosis. Now what is meiosis? लास्ट क्लास में इतना मैंने आपको बताया था कि मियोसिस में बच्चे क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है ना? और ये बहुत 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 जरूरी है क्योंकि ये गैमीट फॉर्मेशन के दौरान होता है। देखें यहाँ पे, चलिए लेट्स रिवाइज। हमने कहा था कि अगर फादर और मदर हैं तो फादर के अगर 46 क्रोमोसोम है, मदर के अगर 46 क्रोमोसोम है, तो जो भी उनका बच्चा होगा उसके भी तो 46 होगा। इंसान का बच्चा इंसान ही तो होगा ना भाई, कोई मार्वल असली में तो नहीं होते ना, कोई सुपर हीरो तो नहीं होगा ना, कोई एलियन को तो हम जन्म नहीं देंगे, कोई दूसरे स्पीशीज को तो नया रूप नहीं दे देंगे। विल गिव द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम। सो ये पॉसिबल कैसे है?
जब यहाँ पे स्पर्म्स बनते हैं फादर के अंदर और जब मदर में ओवम बनेगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये एक ऐसी सेल डिवीजन से हो जिसमें क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाए। इसको हम मियोसिस कहते हैं, ताकि स्पर्म हो गया 23 क्रोमोसोम का और ओवम भी हो गया 23 क्रोमोसोम का, और तब जाकर के ये दोनों 23 फ्यूज करके जाइगोट बनाते हैं विच इज 46 क्रोमोसोम। एंड देन बेटा उसके बाद सेल डिवीजन नॉर्मल वाली माइटोसिस होती है, तब बॉडी में फिर नेचुरल ग्रोथ रहती है। तो अगर हमें मेंटेन करना है इक्वल क्रोमोसोम नंबर इन अ स्पीशीज, सो उसके लिए मियोसिस बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। ठीक है, इसीलिए मियोसिस को हम रिडक्शनल डिवीजन कहते थे। अब यहां पे बेटा कुछ टर्म्स देखते हैं इंपॉर्टेंट। हमने देखा था कि स्ट्रासबर्गर और फ्लेमिंग ने माइटोसिस को डिस्कवर किया था। फ्लेमिंग ने नाम दिया था और एनिमल्स में देखा था, स्ट्रासबर्गर ने प्लांट्स में देखा था। इफ आई टॉक अबाउट मियोसिस, तो यहाँ पे दो नाम है, फार्मर एंड मूर। इन्होंने ही यहाँ पे डिस्कवर भी किया था और टर्म भी दिया था। तो इन्होंने टर्म किया, डिस्कवर्ड किया, बाय हुम? फार्मर एंड मूर। ठीक है, इन दोनों ने यहां पे बात की थी मियोसिस की। जिन सेल्स में मियोसिस होती है उन सेल्स को हम कहते हैं मियोसाइट्स। अब यहां पे एक चीज को ध्यान से समझिए बेटा, मियोसाइट्स आर दो सेल विच अंडरगो मियोसिस, जैसे कि पॉलन मदर सेल। जो पॉलन मदर सेल होता है ये बेटा मियोसिस करने के बाद बनाता है पॉलन ग्रेन। ठीक है, अब पॉलन ग्रेन 10th तक आप पढ़ते हो कि ये गैमीट है, यहां पे भी हमने यही देखा, लेकिन आप अब पढ़ चुके हो प्लांट किंगडम में कि इट इज नॉट एक्चुअली द गैमीट, इट इज द गैमीटोफाइट। लेकिन मुझे डिप्लॉइड से हैप्लॉइड नंबर लाना था, तो मियोसाइट डिप्लॉइड होते हैं और उसके बाद ये हैप्लॉइड बन जाते हैं। मियोसिस के बाद एक सेल से 4 सेल मिलेंगे। तो अगर एक सेल में 46 क्रोमोसोम है तो आपको 23 के 4 सेल्स मिलेंगे, डॉटर सेल्स मिलेंगे। सभी में आपका क्रोमोसोम हाफ हो रखा है। ठीक है, चलिए, तो ये होते हैं मियोसाइट। अब यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज ये है कि जरूरी नहीं है कि ये हमेशा डिप्लॉइड में ही होगा, ये और में भी हो सकते हैं। जैसे कि बच्चे, ये डिप्लॉइड सेल में हो सकता है 2n का मतलब क्या है? जिसके क्रोमोसोम पेयर में हो। ये बेटा टेट्राप्लॉइड हो सकता है, यानी जिसका हर एक क्रोमोसोम क्वार्टलेट में हो। ये हेक्साप्लॉइड हो सकता है। इन सब में भी मियोसिस होगी। अगर डिप्लॉइड में मियोसिस होगी तो यहां से आपको हैप्लॉइड डॉटर सेल मिलेगा। अगर टेट्राप्लॉइड में मियोसिस होगी तो यहां पे आपको डिप्लॉइड डॉटर सेल मिलेगा। अगर हेक्साप्लॉइड में मियोसिस होगी तो यहां पे ट्रिप्लॉइड डॉटर सेल मिलेगा। एक चीज नोट करने की क्या बात है कि मियोसिस हमेशा इवन नंबर में होती है। कभी भी हैप्लॉइड का आधा नहीं होगा क्रोमोसोम नंबर। आप खुद सोचिए कि कोई आधी डीएनए की इंफॉर्मेशन थोड़ी भेज सकते हैं, ये इवन में ही होती है। आधी इंफॉर्मेशन भेजेंगे तो पता नहीं क्या बीमारी रहेगी। सेम डिप्लॉइड, टेट्राप्लॉइड, हैप्लॉइड, ये सब इवन नंबर हैं। सो मियोसिस takes place in even number में होती है। ठीक है, मियोसिस से बेटा एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये मियोसिस में ही हमको वेरिएशन भी आता है। अब यार एक सिंपल सी बात मैं आपको बताऊं, हम कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन आती है,
मम्मी का 50% डीएनए आता है, फादर का 50% डीएनए आता है स्पर्म्स और ओवम के द्वारा, तब फ्यूज होते हैं तो दोनों के कैरेक्टर आते हैं। लेकिन कुछ चीजें अपनी भी तो होती हैं, कुछ कैरेक्टर्स अपने खुद के भी तो हैं। हम अपने मम्मी पापा के बिल्कुल डिट्टो कॉपी तो नहीं है, या हम अपने मम्मी पापा के, हमारे सारे भाई बहन तो बिल्कुल सेम नहीं है। हाँ, ट्विन्स सेम होते हैं, आइडेंटिकल ट्विन सेम होते हैं, वो एक अलग कॉन्सेप्ट है। वो एक ही जाइगोट दो में डिवाइड हो जाता है, फिर वो सेम होते हैं। लेकिन ऐसा तो नहीं ना सारे भाई बहन अलग अलग टाइम पे पैदा हो रहे हैं और सेम हो रहे हैं भाई, ऐसा नहीं होता। सूर्यवंशम मूवी की तरह अमिताभ बच्चन का बेटा कभी अमिताभ बच्चन नहीं बनने वाला, और ना ही बुलंदी मूवी की तरह अनिल कपूर का बेटा अनिल कपूर बनने वाला है, ऐसा नहीं होता। वेरिएशंस आते हैं, और वेरिएशन का एक और कारण मियोसिस भी है। मियोसिस के प्रोफेज 1 में वेरिएशन होती है। ये चीज बहुत अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि क्लास 12th में यही टॉपिक आपका रिपीट होगा इन द जेनेटिक्स पार्ट। और वहां पे जेनेटिक्स में जब आप मेंडल के, मॉर्गन के क्रोमोसोमल थ्योरी के लॉज पढ़ेंगे, तब बेटा आपको ये बहुत काम आएगा। और ये उन्हीं बच्चों को एक बारी में समझ आ पाता है जिसको ये वाली क्लास समझ में आई हो। ठीक है, चलिए अब ये तो देख लिया मैंने, क्रोमोसोम हाफ होते हैं, कैसे होते हैं, हाउ, लेट्स लुक एट हियर। सिर्फ यहां पे समझना है, उसके बाद झट से क्लास आगे जाएगी। देखिए बेटा, मान लीजिए कि ये मम्मी है भाई, ठीक है, और ये आपके पापा हैं, मम्मी पापा। मान लीजिए कि इनके पास 2 क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है, पापा के पास भी 2 क्रोमोसोम हैं, यानी कि 1 पेयर ऑफ क्रोमोसोम। तो ये डिप्लॉयड है। आप ये नहीं बोलेंगे कि मैम ये हैप्लॉयड है, यहाँ पे तो 1 क्रोमोसोम है। बेटा 1 का पेयर है तो डिप्लॉयड हो गया ना। तो मान लीजिए, या क्यों नहीं हम इनको अलग कलर से बनाएं, यहां पे नीला रख दो और यहां पे एक पीला रख दो, ठीक है। ये आपको पता है। अब ऐसा क्यों होता है, हमने जैसे कहा मेरे पास 23 क्रोमोसोम पापा से आए, 23 क्रोमोसोम मम्मी से आए, तो पापा का पहला मम्मी का पहला क्रोमोसोम साथ में, पापा का दूसरा मम्मी का दूसरा क्रोमोसोम साथ में, पापा का तीसरा मम्मी का तीसरा क्रोम साथ में, और ऐसे ये पेयर बनाते हैं। अब यहाँ पे हम केवल एक पेयर ड्रॉ कर रहे हैं, तो मम्मी को ये कहां से मिला होगा, मम्मी को ये वाला मिला होगा भाई नानी जी से, और पापा को ये वाला मिला होगा दादी जी से। ठीक है, सेम बेटा, मम्मी पापा के भी तो पापा हैं। मम्मी को यहाँ पे ये मिला होगा नाना जी से, और पापा को ये मिला होगा भाई दादाजी से, और ऐसे ही ये हमें भी अपने आधे आधे क्रोमोसोम ही देंगे। सो यहाँ पे अब ये जो 2 क्रोमोसोम्स होते हैं ना बेटा, इन 2 क्रोमोसोम को हम होमोलोगस क्रोमोसोम कहते हैं। यही चीज यहाँ पे हमको समझनी है। होमोलोगस क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम का मतलब है जो सेम से हो, जिसमें सेम इंफॉर्मेशन हो। मतलब आपकी, मेरी, सारे स्टूडेंट्स, हमारे मम्मी पापा, हमारे दोस्त, हमारे सब कुछ, हम सब इंसान हैं, और हर इंसान के पहले क्रोमोसोम में सेम इंफॉर्मेशन है ना। मतलब मान लीजिए हमारी आंखों के कलर का जो इंफॉर्मेशन है वो पहले में होता होगा, तो सबके में पहले में होगा। तो मम्मी का अगर ये पहला है तो पापा का भी ये पहला होगा। मतलब मम्मी को नानी जी का फर्स्ट क्रोमोसोम है तो उसके साथ नाना जी का फर्स्ट क्रोमोसोम ही पेयर होगा। तो दीज आर होमोलोगस क्रोमोसोम। तो ये सिमिलर होते हैं स्ट्रक्चर में, इनमें सिमिलर जीन्स होते हैं। जैसे हाइट टॉल की बात करें तो हम कैपिटल टी लिखते हैं ना। हम ऐसे तो नहीं लिखते ना कि टॉल वाला प्लांट ले लेंगे और एक येलो वाला प्लांट को साथ में लेंगे, हम हाइट को ही लेंगे ना। एक हाइट दूसरा भी हाइट का ही पेयर बनाएंगे ना। सो यहां पे बेटा ये होते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम। मियोसिस में क्रोमोसोम हाफ कैसे होते हैं देखिए।
अब अगर ये माइटोसिस होता, अगर ये माइटोसिस होता तो क्या होता, ये डबल होते, इंटरफेस में ये डबल हो जाते, तो डबल होने के बाद ये ऐसा दिखता, ये ऐसा दिखता। फिर आपको पता है कि एक सेल से दो सेल बनते हैं, है ना, तो ये मान लीजिए ये एक सेल है, ठीक है। चलिए हम एक सेल की ही बात करते हैं। अब इससे बने दो सेल, तो क्या होता था, सिस्टर क्रोमैटिड्स अलग होंगे। येलो वाले का एक क्रोमैटिड इसमें आएगा, एक इसमें आएगा, ब्लू वाले का एक क्रोमैटिड एक इसमें आएगा, एक इसमें आएगा। यस और नो? अगर ये माइटोसिस होती तो, अगर ये माइटोसिस होती तो ऐसे एक सेल से दो सेल बनते जहां पे सिस्टर क्रोमैटिड्स अलग हो जाते हैं, लेकिन यहां पे मियोसिस में होमोलोगस क्रोमोसोम अलग होंगे। देखिए बेटा, इधर हम मियोसिस पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब जब यहां पे एस फेज होगा, यानी क्रोमोसोम डबल हो रहे होंगे, तो बेटा ये इस तरीके से होगा, ठीक है। अब उसके बाद जब मियोसिस होगी, उसके बाद जब मियोसिस होगी तो ये मियोसिस दो स्टेजेस में होगी, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। वेरी 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 इंपॉर्टेंट बच्चों, मियोसिस जो है वो दो स्टेजेस में होती है, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। पहले में आपके एक सेल से दो सेल बनते हैं, दूसरे में बेटा ये जो दो बने इन दोनों से दो दो और मिलते हैं, तो यहां पे मिले 2 सेल, मियोसिस 2 में मिले 4 सेल। क्या लिखा है मैंने, मियोसिस दो स्टेज में होती है, पहले से मिले एक सेल, दो सेल, एक से दो, फिर उन दोनों से दो दो और बने, तो टोटल 4 सेल मिलते हैं पूरे मियोसिस से। तो मान लीजिए जब इसमें मियोसिस हो गई, अब ये कैसे होगा आगे बढ़ेंगे, लेकिन कैसे बनेंगे, क्रोमोसोम बेटा हाफ हो जाना चाहिए। ये आपका होमोलोगस क्रोमोसोम है, ये क्या है, दिस इज होमोलोगस क्रोमोसोम। तो आपके पहले यहां पे एक मियोसिस 1 में आधे हो जाएंगे क्रोमोसोम, मियोसिस 1 में ही आधे हो जाएंगे क्रोमोसोम, तो आपका एक येलो वाला इधर आ गया और ब्लू वाला बेटा इधर आ गया। फिर आपकी मियोसिस 2 होगी और मियोसिस 2 में सिस्टर क्रोमैटिड अलग होंगे। तो सिस्टर क्रोमैटिड को अलग कर दो, नाउ लुक एट दिस ब्यूटिफुल चीज क्या होती है हमारी बॉडी के अंदर। पापा के नहीं बनाया है भाई, मम्मी से सबको थोड़ा ज्यादा हमदर्दी और प्यार होता है तो मम्मी वाली साइड बना दी है, ठीक है। चलो तो देखिए बेटा, हमने माइटोसिस में क्या किया कि एक ऐसा सेल जिसमें दो क्रोमोसोम पड़े हैं, इनको होमोलोगस क्रोमोसोम बोलते हैं, लेकिन माइटोसिस में शब्द का यूज नहीं किया क्योंकि सारे ही तो क्रोमोसोम आगे जा रहे हैं। तो यहाँ पे पहले ये डबल हुए, इसका डबल हुआ तो ऐसा सिस्टर क्रोमैटिड, फिर बेटा एक सेल से दो सेल बनते हैं, सिस्टर क्रोमैटिड अलग हो जाते हैं। अगर आप देखेंगे यहाँ पे भी ये दो ही क्रोमोसोम है, एक और एक, यहाँ पे भी दो हैं, तो इक्वेशनल डिवीजन। मियोसिस में मैंने आपसे कहा दो स्टेजेस होती हैं, पहली स्टेज में दो हो जाएंगे सेल, दूसरी स्टेज में उस दो के फिर दो और होंगे, तो टोटल 4 सेल आएंगे। तो ये एक सेल में जिसमें दो क्रोमोसोम थे उससे 4 सेल आए जिसमें एक क्रोमोसोम है। पहली मियोसिस में होमोलोगस क्रोमोसोम अलग हो गए, मम्मी का जो एक नाना जी से आया, जो नाना जी से आया, एक नानी से एक नाना से, वो दोनों अलग अलग सेल में चले गए, एक ही सेल में चला गया, एक ही सेल में चला गया, फिर एक इसका सिस्टर क्रोमैटिड अलग हुआ, फिर इसका सिस्टर क्रोमैटिड अलग हुआ। सो नाउ लुक एट दिस डायग्राम, लुक एट इट हियर बेटा,
व्हाट हैपेंड इन मियोसिस? मियोसिस में अब आपको क्या चीजें याद रखनी है कि इट इज रिडक्शनल डिविजन। ये दो स्टेजेस में होती है, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। मियोसिस 1 में होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट और मियोसिस 2 इज सेम एज माइटोसिस। सो यहां पे क्या हुआ, ये आपके दो क्रोमोसोम थे, या कह सकती हूं एक पेयर था, एक डिप्लॉइड सेल था। इस एक सेल से 4 सेल बने। यहां पे पहले एस फेज में ये डबल हुआ होगा, तो ये आपके सिस्टर क्रोमैटिड्स बने। ये वाला जो बॉक्स है, दिस इज मियोसिस 1, रोमन नंबर से लिखते हैं। इसमें आपके 2 सेल बने और आपके सिस्टर क्रोमैटिड अलग नहीं हुए, आपके होमोलोगस क्रोमोसोम अलग हो गए। एक इसमें चला गया, एक इसमें चला गया। फिर बेटा आपकी हुई मियोसिस 2। इस सेल के सिस्टर क्रोमैटिड अलग हुए, इस सेल के सिस्टर क्रोमैटिड अलग हुए, तो फाइनली टोटल 4 सेल मिले। अब आप सोच रहे होंगे मैम ये रंग बिरंगे क्यों कर रखे हैं, ये लाल के साथ नीला क्यों आ गया? ये तो पढ़ना पड़ेगा, इसके लिए तो पूरी क्लास देखनी पड़ेगी और केवल 10 से 15 मिनट अब हम यहीं पे बिताएंगे, फिर चैप्टर फिनिश। चलिए बेटा, यहां तक आपको समझना था जरूरी। अब चीजें बहुत आसान होगी। प्रोफेज 1 थोड़ा सा कठिन है, बट आई विल टेल यू दोस पॉइंट। जो बच्चे होते हैं ना मैम ये बता दो यार, फिर मैं पेपर को तोड़ दूंगा, तो वही बता रही हूं बेटा। मैं आपको वो पॉइंट बताऊंगी जो एग्जैक्ट क्वेश्चन पे पूछा जाएगा, स्टार लगाऊंगी। अगर आपने वो भी पढ़ लिया तो कोई नहीं आपको हरा सकता है, बट हमेशा चीजों को इनकम्प्लीट नहीं छोड़नी चाहिए। फिर भी मैं कहूंगी पूरा पढ़िएगा। चलिए, सो नाउ मियोसिस बेटा कितने स्टेज में होगी? सो मियोसिस सबसे पहले तो भाई यहां पे भी होगा आपका इंटरफेस। यस और नो? भाई इंटरफेस तो अभी भी होगा, यानी कि बच्चे यहां पे आपका G1 फेस होगा, यहां पे आपका S फेज होगा और G2 फेज होगा। तो दिस इज सेम एज माइटोसिस, तो नहीं पढ़ेंगे। जिन बच्चों ने प्रीवियस क्लास नहीं देखी है बेटा, आपको लिंक मिल जाएगा, आप यहाँ पे इसका प्रीवियस लेक्चर जरूर देखिएगा, ठीक है। इंटरफेज में ये कहानी हो गई। अब हम यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट की, विच इज योर एम फेज, विच इज योर कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। तो नाउ बेटा आपकी होगी मियोसिस है भाई, ये मियोसिस 1। अब मियोसिस 1 का क्या है, ये कैरियोकाइनेसिस। तो कैरियोकाइनेसिस में फिर से वही प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज, ये 4 हैं। लेकिन 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 इस प्रोफेज में 5 और स्टेजेस हैं, और क्योंकि ये मियोसिस 1 है तो इसको हम प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1 कहते हैं। प्रोफेज की 5 स्टेज कौन सी है? सबसे पहली, दिस इज योर लेप्टोटीन स्टेज। इसी की बात कर रही थी मैं, बताऊंगी सब में एग्जैक्टली क्या होता है। फिर बेटा आपकी आती है दी zygote stage. Please write this down, it is very very important. Zygote stage. फिर आपकी आती है Pectine stage. फिर आपकी आती है the Diplotin stage. और ये सारे टीन वाले हो गए, तो अब आपके पास आएगा Diakinesis. ठीक है, दिस इज योर मियोसिस 1 का कैरियोकाइनेसिस। अब उसके बाद मियोसिस 1 की साइटोकाइनेसिस होगी, तो साइटोकाइनेसिस 1 लिख देते हैं। तो यहां पे आपको मिल जाएंगे 2 सेल्स विद हाफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम यहां पे हाफ हो गया, क्योंकि मियोसिस 1 में क्या होता है, कैरियोकाइनेसिस के अंदर
होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट। ठीक है, चलिए अब उसके बाद बारी आएगी अगली चीज की। अब यहाँ पे इन दो सेल्स को दो दो और बनाने हैं। टोटल हमें 4 सेल चाहिए। अब आप बोलेंगे मैम फिर से इंटरफेस को ले आओ। मैं बोलूंगी अरे बच्चों मेरे थोड़ा सा दिमाग लगाओ, हम तो यहाँ पे डीएनए को हाफ करने की बात कर रहे हैं। अब आप डीएनए को दोबारा से हाफ कर डबल कर दोगे, रेप्लिकेट कर दोगे, तो क्या मतलब है? क्या मतलब है इन चीजों का? कुछ है? नहीं। तो मैं डीएनए को डबल अब नहीं करूंगी। कुछ ऐसा होगा, एटीपी की भी जरूरत होगी, प्रोटीन की भी जरूरत होगी, ट्यूब्यूलिन प्रोटीन की भी जरूरत होगी, सेंट्रियोल की भी जरूरत होगी, स्पिंडल फाइबर की यहाँ पे भी जरूरत होगी, लेकिन क्रोमोसोम को चेंज नहीं करना, तो डीएनए में डबल नहीं कर सकती, तो इसलिए उसको मैं इंटरफेस भी नहीं कह सकती। तो यहां पे आता है इंटरकाइनेसिस। क्या आता है? इंटरकाइनेसिस, जिसमें G1 फेज तो होगा, S फेज नहीं होगा, G2 फेज भी होगा, क्योंकि आई कैन नॉट रेप्लिकेट द डीएनए जो मैंने आधा आधा भेज दिया अलग अलग। एंड नाउ कम्स द meiosis 2। द meiosis 2, और meiosis 2 में क्या होगा? फिर से वही प्रोफेज, जिसको प्रोफेज 2 कहेंगे, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 एंड द टीलोफेज 2। बट यहां पे प्रोफेज में कुछ 5 स्टेज नहीं है। बच्चों की जान लोगे क्या? अब कुछ नहीं है भाई। और यहां पे अब क्या होगा? दिस इज सेम एज माइटोसिस। दिस इज सेम एज माइटोसिस। पता है बेटा? तो इसको हम क्या कह सकते हैं? ये भी इक्वेशनल डिवीजन होती है। मियोसिस 1 ही केवल रिडक्शनल डिवीजन है, मियोसिस 2 इक्वेशनल डिवीजन है। एंड उसके बाद होगी साइटोकाइनेसिस 2, और आपको मिल जाएंगे 4 सेल्स। ठीक है, प्लीज नोट दिस डाउन, प्लीज नोट दिस डाउन। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। और अब यहां पे हम पढ़ेंगे दी मियोसिस 1। तो सबसे पहले मियोसिस 1 में आपका आता है प्रोफेज 1। अब इस प्रोफेज 1 में हमें पढ़नी है 5 स्टेजेस। सो देखिए बेटा, अब इतना भी डिफिकल्ट नहीं है, कुछ चीजें पुरानी जैसी हैं, कुछ चीजें नई ऐड है। देखिए क्या, पहली चीज, जैसे प्रोफेज में होता था ना कि शुरुआती तौर पे जो सेंट्रियोल था दूर दूर जाता था, क्रोमैटिन क्रोमोसोम में बनता था, लास्ट के प्रोफेज में आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब, न्यूक्लियोलस गायब, ये सब चीजें हो जाती थी। यहाँ पे ये सारी चीजें 5 स्टेजेस में बटी हैं, धीरे धीरे होगा। तो प्रोफेज की सबसे पहली स्टेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रहेगा, प्रोफेज की लास्ट स्टेज में आपके जब जाकर के न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हटेगा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे इसमें सबसे पहली चीज आई आपकी लेप्टोटीन। अब प्लीज मेरे साथ मार्क करिएगा जो जो इंपॉर्टेंट बोल रही हूं। लेप्टोटीन में बच्चे क्या होगा, यहां पे बेचारा क्रोमैटिन धीरे धीरे क्रोमोसोम बनने लगेगा। अब वो एकदम से ही तो नहीं बन जाएगा ना, धीरे धीरे उसको समय लगेगा। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं हटा है, तो वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से चिपका रहता है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ऐसा, उस पे चिपके हुए हैं क्रोमैटिन, जो कि क्रोमोसोम बन रहे हैं, लेकिन पतले पतले क्रोमोसोम, ऐसा लगता है एक फूलों का गुच्छा हो। इसलिए इसको हम द बुकेट स्टेज कहते हैं। क्रोमैटिन जो क्रोमोसोम बना है वो बीडेड लगता है, दानेदार मोतियों वाला ऐसा लगता है। तो यहाँ पे क्या क्या लिखेंगे? सबसे पहले ये चीज तो लिख लो भाई, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, ऑर्गेनेलीज, ये अभी इंटैक्ट है, ये कहीं नहीं गया, ये रुको भाई, अभी यही हो। ठीक है, उसके बाद सेंट्रियोल तो अपनी बस्ती में है ही भाई,
ये खुश हो जाता है, भाई मैं तो एनिमल सेल में हूँ, प्लांट सेल में नहीं हूँ, मैं को कोई नहीं रोक सकता, और चला जाता है, धीरे धीरे मूव करने लगता है। दे स्टार्ट मूविंग, मतलब जो दो सेंट्रियोल हैं वो अलग अलग मूव करने लगते हैं। देन आपका यहाँ पे क्या होगा, क्रोमोसोम है वो धीरे धीरे क्रोमैटिन बना रहा, सॉरी क्रोमैटिन जो है वो धीरे धीरे क्रोमोसोम बना रहा है। लेकिन ये क्रोमोसोम कैसे होंगे, थिन, स्लेंडर, beaded, and these are attached to the nuclear membrane, attached to nuclear membrane। इसीलिए ये यहाँ पे मेरे को देखने को मिलती है the bucket stage। So what are the important points? This, ठीक है। Now let's draw। कैसा होगा, पहले इंटरफेस का सेल बनाएं, इंटरफेस में कैसा होगा। सो अगर मेरा जो इंटरफेस है, मतलब प्रोफेज 1 के पहले सेल मेरा कैसा होगा, कुछ ऐसा, ये सेल मेम्ब्रेन, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये सारे ऑर्गेनेलीज, ये सेंट्रियोल डबल हो चुके हैं, ऑर्गेनेलीज डबल हो चुके हैं, ये आपका यहाँ पे क्रोमैटिन, एंड वी नो जो डीएनए है वो T2C से 4C हो चुका है, क्योंकि एक बार पहली बार तो डीएनए डबल होगा, लेकिन क्रोमोसोम सेम है। क्रोमोसोम डबल नहीं होता, याद है ना, वो बाद में होता है। अब क्रोमोसोम डबल, अब हम इस कहानी को 2 क्रोमोसोम से लेकर के चलते हैं, ठीक है। 2 क्रोमोसोम से खेले, चलिए तो बेटा 2 क्रोमोसोम से खेलते हैं, तो मान लीजिए 2 क्रोमोसोम से 2 ही है, तो हम यहाँ पे 2 क्रोमोसोम बनाएंगे, ठीक है। तो ये मेरा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रोफेज 1 में इंटैक्ट है, ये मेरे सेंट्रियोल धीरे धीरे मूव कर रहे हैं, ठीक है। ये मेरे यहाँ पे 2 क्रोमोसोम हैं। 2 क्रोमोसोम का मतलब क्या हुआ, ये, ठीक है। 2 ही बना रही हूं, केवल 2 बना रही हूं, मतलब कि एक पेयर, और ये क्या है, ये होमोलोगस है, ठीक है। ये क्या है, होमोलोगस क्रोमोसोम है। या ऐसा करते हैं, हम 4 बनाते हैं ताकि आपको क्लियर पिक्चर मिल सके, नहीं तो बोलोगे मैम 2 से तो बहुत आसान है, आप 4 से बना करके दिखाओ। तो हम 4 से बना करके दिखाते हैं। सो एक्चुअली 2 पेयर हो जाएंगे इस तरीके के, ठीक है बेटा, 2 पेयर हो गए, ठीक है। अब 2 पेयर होंगे तो ये कुछ ऐसे होंगे, क्योंकि ये अभी अभी बन रहे हैं, तो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से जुड़े हैं, तो बुकेट स्टेज आ गई। नेक्स्ट स्टेज यहाँ पे प्रोफेज 1 की होगी दी जाइगोटीन स्टेज। तो ये मैंने कह तो दिया होमोलोगस है, पर ये साथ साथ रहते नहीं है हमेशा, इनको साथ साथ आना पड़ेगा। तो जाइगोटीन स्टेज में अब ये साथ साथ आएंगे। सो नेक्स्ट यहाँ पे वी हैव इज दी जाइगोटीन स्टेज। जाइगोटीन स्टेज में क्या होता है, the homologous chromosome pairs, the homologous chromosome pairs, और उनके बीच में क्या बनता है, साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। उनके बीच में साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बनता है। कुछ नहीं है, कुछ न्यूक्लियोप्रोटीन है। न्यूक्लियोप्रोटीन मतलब कुछ न्यूक्लिक एसिड, कुछ प्रोटीन। तो बेटा जैसे ये होमोलोगस है ना, हमने एक पीला और एक व्हाइट को मिला करके होमोलोगस बनाया था, तो यहां पे इनके बीच में ऐसा होने लगा, न्यूक्लियो साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बनने लगा विच इज ऑफ अ न्यूक्लियर प्रोटीन। अब मेरे से आपको एक डाउट आना चाहिए, मैम आपने डबल क्यों नहीं बनाया, मैम आपने डबल क्यों नहीं बनाया, हम तो एस फेज के बाद 4 क्रोमैटिड वाला बनाते हैं।
भाई अभी तो 4 क्रोमैटिड बनेगा तो बेटा वो ऐसे क्रोमैटिड भी बनेगा ना, लेकिन अभी ये पूरी तरीके से दिख नहीं रहे, अभी क्रोमैटिड्स आर नॉट विजिबल, क्योंकि धीरे धीरे कंडेंस हो रहा है ना, धीरे धीरे कंडेंस हो रहा है, तो ये इसके पीछे ही होगा, तो ये इसके पीछे ही होगा। नहीं समझ आया ना क्या बोला? नहीं आया? सुनो भाई, हम ऐसे क्रोमोसोम बनाते थे ना, फिर एस फेज के बाद हम क्रोमैटिड बनाते थे। तो यहाँ पे मैंने क्रोमैटिड क्यों नहीं बनाया इसको, क्योंकि वो दिख ही नहीं रहा, वो छुप गया, वो धीरे धीरे कंडेंस हो रहा है, क्योंकि धीरे धीरे प्रोफेस बड़ा लंबा चल रहा है भाई, इट इज टेकिंग वेरी मच टाइम। ठीक है, चलिए। सो यहाँ पे क्या मुझे देखने को मिलेगा? चलो भाई सेल बना लेते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यही है, कहीं नहीं जाएगा, सेंट्रियोल भी यही है, धीरे धीरे दूर जा रहे हैं, क्रोमोसोम्स होमोलोगस पेयर हो चुके हैं। तो ये देखिए येलो वाला है किसके साथ, और ये इसके साथ आ जाएगा, तो होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर हो गए हैं। अब ध्यान रहे क्रोमैटिड सारे दिख नहीं रहे, तो इसके पीछे ही इसकी सिस्टर क्रोमैटिड छुपी हुई है, और ये दोनों जुड़े हुए हैं, इनके बीच में सिनेप्टिनोमल कॉम्प्लेक्स है, पेयर है। सो ये है एक क्रोमोसोम, जब ये डीएनए डबल हुआ तो ये ऐसा हो गया, सिस्टर क्रोमैटिड हो गया, लेकिन अभी ये ऐसे नहीं है, अभी ये ऐसे चिपके हुए हैं, अभी ये ऐसे चिपके हुए हैं, क्यों? क्योंकि धीरे धीरे होगा, है ना। चलिए, अब क्योंकि ये चिपके हुए हैं तो इसको हम कहते हैं बाइवेलेंट, क्योंकि दो ही दिख रहे हैं, बाई मीन्स टू, दिस इज बाइवेलेंट। नाउ यहां से क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, सिनेप्टिनोमल कॉम्प्लेक्स कहां बना, बाइवेलेंट कंडीशन कहां दिखी, zygote। Please note this down. Hurry up and note this down. And now let's move on to the third stage of prophase 1, and that is the Pectine stage. So chaliye bhai, next we have is the Pectine, very very important stage। यहां पे अब जो ऐसे चिपके हुए थे क्रोमैटिड, वो अब अलग हो गए, तो कुछ ऐसा है, ये एक क्रोमोसोम था, एक क्रोमोसोम था, जब डीएनए डबल हुआ तो इसके सिस्टर क्रोमैटिड आए, लेकिन ये ऐसे चिपके हुए थे, ये होमोलोगस पेयर है, ठीक है, ये और ये मिलाकर के होमोलोगस पेयर है। अब ये दोनों थोड़े पास आ गए हैं क्योंकि सिनेप्टिनोमल कॉम्प्लेक्स है। पैकेटीन में ये ऐसे हो गए, ऐसे क्यों हो गए, ऐसे क्यों हो गए, क्योंकि खुल गया ना अच्छे से, क्रोमैटिड खुल गए, तो ये टेट्राड कहलाता है। क्या कहलाता है? टेट्राड। एंड वन मोर थिंग, अब ये क्यों होमोलोगस हैं, ये दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम हैं, इनके नॉन सिस्टर क्रोमैटिड के बीच में साइनेप्सिस होता है, इनके नॉन सिस्टर, यानी ये तो सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं, ये भी सिस्टर क्रोमैटिड्स है, ये दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम है, ये इनके नॉन सिस्टर क्रोमैटिड है, मतलब ये इसकी बहन थोड़ी है, इसकी बहन तो ये है, इसकी बहन ये है, ये और ये नॉन सिस्टर है, इनके बीच में कुछ एक्सचेंज होगा, कुछ जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होगा, इसका कुछ पार्ट उसमें, उसका कुछ पार्ट इसमें जाएगा, इसी की वजह से वेरिएशन आता है, और इसीलिए इस पूरी बायोलॉजी में ये पैकाइटीन स्टेज बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए। सो नाउ यहां पे क्या हुआ, सबसे पहले तो मैंने कहा टेट्राड दिख रहा है क्योंकि सिस्टर क्रोमैटिड्स अलग अलग हो गए। देन बेटा मैं यहां पे लिख देती हूं, सिस्टर
क्रोमैटिड विजिबल। अब यहां पे क्या होगा आपका, साइनैप्स होगा एंड देयर विल बी क्रॉसिंग ओवर बिटवीन non-sister chromatid of homologous chromosome। इसको बच्चे रिकॉम्बिनेशन भी कहते हैं। इसी के कारण वेरिएशन आता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि साइनैप्स कहां देखा जाता है, क्रॉसिंग ओवर कहां होती है। तो चलिए बनाते हैं। ये आया, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यही है भाई, कहीं नहीं गया। सेंट्रियोल धीरे धीरे मूव कर रहा है। चारों के चारों सिस्टर क्रोमैटिड दिख रहे हैं। तो हमने देखिए बेटा 2 पेयर बनाए थे ना होमोलोगस के, तो इस तरीके से सिस्टर क्रोमैटिड दिख रहे हैं और है ये अभी पास में, इनके बीच में सिनैप्टिनोमल कॉम्प्लेक्स है भाई। ठीक है, ये बिल्कुल अलग नहीं है, ये और ये बिल्कुल अलग नहीं है। ये मत सोचो कि मैम ने बस यहीं से जोड़ दिया है, ये मत सोचो कि मैम ने सिर्फ यहीं से जोड़ दिया, सिनैप्स कर दिया। बेटा सिनैप्सिस कहीं भी हो सकती है। इस वाली के से इससे हो सकती है, इस वाली से नीचे से हो सकती है, नॉन सिस्टर में होनी चाहिए और होमोलोगस में होनी चाहिए। कहीं भी कर दो, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, कहीं भी कर दो। पूरे को सिनैप्सिस कर दो, पूरे का एक्सचेंज कर दो, कुछ भी कर दो। एक बारी में कितने सारे सिनैप्स बन सकते हैं, यानी कि एक बारी में बहुत सारी क्रॉसिंग ओवर हो सकती है। सारी नहीं होती है, बट एक बारी में काफी सारी क्रॉसिंग ओवर हो सकती है। अभी सिनैप्टिनोमल कॉम्प्लेक्स है, केवल यहां पे क्रॉसिंग ओवर हो रही है। सो ये हो रही है क्रॉसिंग ओवर। और बेटा ये चारों कैसे लग रहे हैं, टेट्राड। एंड नाउ पैकेटीन के बाद द थर्ड स्टेज वी हैव इज द डिप्लोटीन स्टेज। अब अगर आप इसको ये सोच के चलोगे बहुत डिफिकल्ट है तो याद नहीं होगा। अगर आप एक बारी में दिमाग में सीरीज बना लो, इसके बाद ये एक लाइन में, फिर सोचो कि इतना पार्ट इसमें हो रहा है, इतना पार्ट इसमें हो रहा है, देन इट विल बी इजी। ये मत सोचो पहले यार 5 स्टेज है, 5 में फिर 5 स्टेज है, उसके अंदर ये है, ऐसे नहीं पढ़ना। सीक्वेंस याद करो जो हो रहा है, फिर उसको हेडिंग के अंदर डिवाइड करो। ठीक है, अब डिप्लोटीन में क्या होता है। नाउ मैंने कहा था ये दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम साथ हैं, सिनैप्सिस हो रही है किसी एक में, क्रॉसिंग ओवर हो रहा है। लेकिन अब क्या होगा, ये दूर होंगे, केवल उधर से पास रहेंगे, मतलब ऐसे है। अब ये दूर होंगे, केवल उधर से पास होंगे जहां पे क्या है आपका योर क्रॉसिंग ओवर। ये है, ये ऐसे पास थे, फिर इनमें क्रॉसिंग ओवर हुआ। अब ये दूर जाएंगे, केवल वहीं से जुड़े रहेंगे जहां पे क्रॉसिंग ओवर है। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार नीट में, बोर्ड्स में पूछा गया है कि ये है आपका, इधर होता है डिसोल्यूशन ऑफ क्रॉसिंग ओवर, सॉरी सिनैप्टिनोमल कॉम्प्लेक्स, डिसोल्यूशन ऑफ सिनैप्टिनोमल कॉम्प्लेक्स। बट जहां पे क्रॉसिंग ओवर होती है इट रिमेन्स इंटैक्ट, वो इंटैक्ट रहते हैं। देयरफॉर एक्स शेप स्ट्रक्चर दिखता है जिसको कियास्मेटा कहते हैं। पूछा जाता है, देखो क्या कहानी है। देखो ये सेल था, अच्छा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब धीरे धीरे ना गायब हो रही होगी, ये अलग हो गए। पूरे अलग हो रहे हैं,
लेकिन केवल वहीं से जुड़े हैं जहां से इनके बीच में क्रॉसिंग ओवर हो रही है। तो यहां पे एक्स शेप स्ट्रक्चर आपको दिखता है जिसको हम कियाज्मेटा कहते हैं, ठीक है। एंड फाइनली देयर कम्स दी डाइकाइनेसिस, और डाइकाइनेसिस में हम बोलते हैं टर्मिनेशन, टर्मिनलाइजेशन, टर्मिनलाइजेशन ऑफ सिनेप्स। अब तक यहां से इतना पार्ट बचा था, इसको रख देते हैं, इसको ले आते हैं। ये पार्ट बचा था, बाकी सब अलग हो गया था। अभी ये भी धीरे धीरे हटेगा, इसको कहते हैं टर्मिनलाइजेशन, ठीक है। तो क्या होगा, यहां पे सिनेप्स भी बच्चे हट जाएगा, यानी कि कियाज्मेटा ब्रेक हो जाएगा। तो मैं लिख देती हूं नो कियाज्मेटा। नाउ देयर इज नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, नाउ देयर इज नो न्यूक्लियोलस, नथिंग इज देयर। एंड हाउ विल द सेल लुक लाइक नाउ विदाउट द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन? कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो यहां पे अब नहीं होगी बच्चे, तो यहां पे ये क्रोमोसोम भी अलग है, दोनों के दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम, इनके बीच में कोई सिनेप्टिनेमल कॉम्प्लेक्स नहीं है। व्हाइट वाले का कुछ पार्ट येलो में आ गया, येलो वाले का कुछ पार्ट व्हाइट में आ गया। शुरुआत की थी हमने 4 क्रोमोसोम से, अभी तक 4 ही क्रोमोसोम हैं। This is the prophase 1. Please note this down. Please note this down. And now let's move on to the metaphase 1. अब बिल्कुल सब कुछ बहुत आसान है। अब आपको बस केवल ड्रॉ करके ही समझा दूंगी, पॉइंट्स वही सेम है जो हमने माइटोसिस में लिखे थे। मेटाफेज 1 में बेटा बस होता क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, सेंट्रियोल बिल्कुल ऑपोजिट साइड जा चुके हैं, इनमें से जो स्पिंडल फाइबर आ रहे हैं वो काइनेटोकोर से अटैच होंगे। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट बच्चे, यहां पे 2 इक्वेटोरियल प्लेट हैं। वाई? होमोलोगस क्रोमोसोम इक्वेटोरियल प्लेट में आएंगे और इनसे स्पिंडल जुड़ेंगे। होमोलोगस क्रोमोसोम से इक्वेटोरियल प्लेट में आएंगे। माइटोसिस में एक लाइन होती थी, सारे के सारे क्रोमोसोम बीच में आते थे और फिर एनाफेज में सिस्टर क्रोमैटिड टूटते थे। लेकिन यहां पे मुझे क्रोमोसोम को हाफ करना है। अगर मैं सिस्टर क्रोमैटिड तोड़ूंगी तो सेंट्रोमियर टूटेगा, सेंट्रोमियर टूटेगा तो क्रोमोसोम डबल होंगे। हमें मियोसिस में क्रोमोसोम हाफ करना है, डबल नहीं। तो होमोलोगस क्रोमोसोम अलग ऐसे आएंगे। अच्छा, जरूरी नहीं है येलो वाले ही ऊपर होंगे, एक येलो भी ऊपर हो सकता है, ऊपर का व्हाइट भी, कोई भी हो सकता है। यही तो रैंडमनेस है, कौन सा किसके पास गया, तभी इतने चेहरे हैं इस दुनिया में, ठीक है। चलिए, सो यहां पे होमोलोगस क्रोमोसोम कम एट इक्वेटोरियल प्लेट। और क्या होगा, बाकी क्या क्या हुआ है, सेंट्रियोल एट ऑपोजिट साइड और स्पिंडल जो है वो अटैच्ड है काइनेटोकोर से, स्पिंडल काइनेटोकोर से अटैच्ड है। ऑलराइट, चलिए ये यहां पे हो गया। नाउ अब इनकी अलग होने की बारी। सो नाउ वी हैव द एनाफेज 1। सो एनाफेज 1 में स्पिंडल फाइबर शॉर्ट हो जाते हैं एंड ये क्रोमोसोम ऐसे आ गए, अलग हो गए, ऑपोजिट पोल में आ गए।
तो हमने एनाफेज में क्रोमोसोम को डबल किया था, यहाँ पे डबल नहीं हुए, अभी भी क्रोमोसोम 4 ही है। और हाँ, ये याद रखिए कि एक्सचेंज हो चुका है, तो मैं बार बार नहीं बना रही हूं, लेकिन आपको इसका ध्यान रखना है। तो यहाँ पे क्या क्या हुआ, स्पिंडल शॉर्टन, होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट्स, होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हो जाते हैं एट ऑपोजिट पोल। यहां पे नो सेंट्रोमियर ब्रेक, सेंट्रोमियर नहीं टूटता। एंड नाउ टीलोफेज होगा, एंड टीलोफेज में अब ये इस तरीके से हो जाएंगे। सो टीलोफेज में कुछ कुछ साइटोकाइनेसिस भी शुरू हो जाती है, टीलोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी आ जाता है, सेंट्रियोल भाई अपनी अपनी जगह, सबके ऑर्गेनेलीज वापस आ जाते हैं, स्पिंडल फाइबर गायब हो जाते हैं, और यहां पे अपने अपने ये आ गए, अपने अपने इधर आ गए, एक्सचेंज हो चुका है। अब देखिए, ये दोनों अपने अपने पोल में चले गए, ये ऊपर चला गया, ये ऊपर, और एक्चुअली ये ऐसे नहीं होते। अब आपको पता है कि ये दोबारा से क्रोमैटिन बन जाएगा, दोबारा से क्रोमैटिन बन जाएगा। सो व्हाट हैपेंड इन द टीलोफेज, अब न्यूक्लियस डिवाइड, और ईच न्यूक्लियस में हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, स्पिंडल गायब हो जाते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ऑर्गेनेली, न्यूक्लियोलस वापस आ जाते हैं, रीअपीयर, और साइटोकाइनेसिस स्टार्ट हो जाती है। एंड फाइनली बच्चे, जब यहां पे ये सब कुछ हो गया, तो साइटोकाइनेसिस में हमें मिले 2 सेल, अब इसमें क्रोमोसोम हाफ है, सिस्टर क्रोमैटिड अभी भी अलग नहीं हुए हैं, सिस्टर क्रोमैटिड अलग नहीं है। सो नाउ लुक एट द फर्स्ट, जब हमने देखा था शुरुआत मैंने कैसे सेल से की थी, ऐसे से, जिसमें आपके 1 2 3 4 क्रोमोसोम थे, और शुरुआत अंत मेरा कहां हुआ है, 2 सेल है, और यहां पे 2 क्रोमोसोम, यहां पे 2 क्रोमोसोम, ऑलरेडी डीएनए डबल्ड है, ऑलरेडी सिस्टर क्रोमैटिड है, तो मैं अब एस फेज नहीं करूंगी, तो इसके बाद आपका होगा इंटरकाइनेसिस, और इंटरकाइनेसिस में देयर विल बी G1 एंड G2, एस फेज नहीं होगा, एंड देन कम द मियोसिस 2, और मियोसिस 2 में बच्चे फिर से आपके पास वही प्रोफेज, देन वी हैव द मेटाफेज, प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टीलोफेज 2, और ये कैसे होंगे, प्रोफेज में अब आपके क्रोमोसोम बनने लगेंगे, ऐसे थे ना 2 सेल, और इनमें एक्सचेंज भी हो चुका है। अब एक ही का बना रही हूं, एक ही का सेम ही है, तो एक ही का बनाएंगे, ठीक है। अब क्या होगा, मेटाफेज 2 में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब, और ये इक्वेटोरियल प्लेट में आ जाएंगे, सेंट्रियोल स्पिंडल से ये जुड़ जाएगा, कुछ यहां पे एक्सचेंज है। उसके बाद एनाफेज 2 में क्या होगा, ये स्पिंडल छोटे हो जाएंगे,
और उसको ऑपोजिट पोल में खींच देंगे। मान लो किस में भी हुआ है, मैंने कहा किस में भी हो सकती है क्रॉसिंग ओवर, मतलब पहले जो चल रही थी। अब यहां पे क्या हुआ, ये 2 क्रोमोसोम थे, ये 2 क्रोमोसोम थे क्योंकि हाफ हो गए थे। अब NF2 में 4 क्रोमोसोम हो गए। क्यों? क्योंकि ये माइटोसिस की तरह होती है ना, इट इज जस्ट लाइक माइटोसिस। तो ये 4 हो गए। एंड टेलोफेज में क्या होगा, बस ये 2 सेल में चले जाएंगे, वापस आ गए, ये 1, ये इसमें भी ये होगी कहानी। और उसके बाद जब इसकी साइटोकाइनेसिस होगी, दो सेल ऐसे मिल गए। सेम बेटा, यहां से भी 2 सेल ऐसे मिल जाएंगे। इनमें पीले वाले हैं ना। सो फाइनली मियोसिस से मुझे मिले 1, 2, 3, 4 सेल। चारों सेल में हाफ हो चुका है, क्रोमोसोम नंबर 2 रह गए। सो दिस इज द कंप्लीट मियोसिस 1, मियोसिस 2। आई होप आपको ये चीजें समझ में आई हो। इस डायग्राम को देखेंगे बच्चे, यहाँ पे सारी चीज जो हमने बनाई है बिल्कुल अच्छे से दे रखा है। There was interphase, जहां पे आपका S फेज में क्या हुआ, लेट मी राइट, चूज अनदर पेन। S फेज में क्या हुआ, यहाँ पे डबल हो गया, ये क्रोमैटिड आ गए। फिर आपके पास मियोसिस 1 में 2 सेल होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हो चुके हैं, होमोलोगस यहाँ पे सेपरेट हो गए। तो ये होमोलोगस था, तो ये अलग अलग हो गए, लेकिन यहाँ पे कुछ रिकॉम्बिनेशन हो चुका है क्योंकि यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हुई थी। मियोसिस 2 के बाद क्रोमैटिड अलग हुए, एक एक, इसका अलग हुआ, ये तो 4 हैप्लॉइड सेल्स मिल गए डिप्लॉइड सेल्स। सो विद दिस थिंग, ये चीज हमारी खत्म होती है, आज का चैप्टर हमारा फिनिश होता है। आई होप बच्चे आप सभी को ये क्लास अच्छी लगी हो, समझ में आई हो। प्लीज आप यहाँ पे कमेंट करें, जैसे भी आपको क्लास लगी हो, लेट मी टेल, प्लीज लेट मी नो, बताइएगा। और आपने डाउट पूछिएगा, किसी भी तरीके का कोई डाउट, कोई डिमांड्स, आप कमेंट्स पे रखिएगा। एंड नाउ नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे फोटोसिंथेसिस चैप्टर। वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर, छोटा चैप्टर, प्यारा चैप्टर, मुश्किल चैप्टर, अच्छा चैप्टर। एंड सो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। सो मी शिवांगी शर्मा सेइंग यू बाय बाय। सो सी यू नेक्स्ट टाइम एंड थैंक यू।